हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी बैंकिंग का सेकंड चैप्टर जो है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ हम सब बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत मनी सप्लाई भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है which performs the functions of accepting deposits, granting loans and making investments with the aim of earning profits। तो सबसे पहली बात तो कमर्शियल बैंक्स का जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। और वो कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं? दे अर्न प्रॉफिट्स बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले तो वो आपकी जो डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, आपका पैसा जमा करते हैं अपने पास, और वो उस पैसे का क्या करते हैं, वो उससे दूसरे लोगों को लोन्स ग्रांट करते हैं। जो आप अपना मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन डिपॉजिट्स को यूज करके लोन्स जनरेट करता है और उसके पास जो प्रॉफिट आता है वो उससे इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, यानी कंपनीज में अपना पैसा लगाता है। तो ये सब करके क्या करता है कमर्शियल बैंक? वो प्रॉफिट्स अर्न करता है। सो द मेन पर्पस ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट्स। और ये सारे आपके पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं कमर्शियल बैंक्स की। अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स का मतलब है हाईएस्ट अथॉरिटी या हाईएस्ट बॉडी, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स एंड रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सारा का सारा जो बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर है कंट्री का या इकोनॉमी का, जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना और डायरेक्ट करना सेंट्रल बैंक का काम होता है। और सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थी कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रल बैंक है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर यही लास्ट पार्ट है आपका कि फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, और इसी में से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेजरली सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शंस होते हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है कंट्री के अंदर। जितने भी नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपी नोट्स हैं उन्हें छोड़कर सेंट्रल बैंक सारी करेंसी को इशू करता है, क्योंकि 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकेंड फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, दैट इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो किसी कमर्शियल बैंक में जाकर अपना अकाउंट नहीं ओपन करती है ना। तो गवर्नमेंट का जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग कैश बैलेंसेस। जो गवर्नमेंट है उसका करंट अकाउंट मेंटेन करके रखना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, पेमेंट्स करना, जो सारे काम कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए करते हैं वो सारे काम गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक करता है। जैसे लोन भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स भी रखता है। तो इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब थर्ड फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स बैंक कहलाता है। बैंकर्स बैंक का मतलब है जैसे कि वो गवर्नमेंट का बैंक है ना, वैसे ही वो बाकी बैंक्स का भी बैंक है। कैसे? यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कैसे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। देखिए, पहली चीज तो है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स।
जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, दे आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट विद द सेंट्रल बैंक। उनकी एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें कुछ पैसा अपना सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो एक तो वो क्या करता है, कैश रिजर्व्स संभाल के रखता है कमर्शियल बैंक्स की। ये पहला फंक्शन हो गया। सेकंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो कैसे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। तो कैसे है कि कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जब पैसा नहीं बचता, बैंक्रप्सी की सिचुएशन आ जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कमर्शियल बैंक के पास, तो उनके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि वो जाके सेंट्रल बैंक से हेल्प ले सके। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है या उनकी हेल्प करता है इन विच एवर वे पॉसिबल। और तीसरी चीज है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है, देखिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। उनका अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास। अब अगर कोई 2-3 या जितने भी बैंक्स हैं उनके बीच में किसी तरह का लेन देन है और उनके कुछ डेट्स हैं, लोन्स पे करने हैं आपस में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो अपने आप ही उनकी सेटलमेंट कर देगा। सेंट्रल बैंक हमेशा क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करता है, सेटलमेंट कर देता है बैंक्स के बीच में। अब इन 3 एस्पेक्ट्स में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। और सुपरवाइजर कैसे है, supervisor in the sense that central bank regulates and controls the commercial banks। central bank regulate करता है, control भी करता है commercial banks को। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे control और regulate किया जाता है। तो हमारा फोर्थ फंक्शन आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, यानी जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई, उसको भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और जितना क्रेडिट है, क्रेडिट जनरेशन है इकोनॉमी में, उसको भी सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, ये फॉलोइंग मेथड्स हैं जिनके जरिए सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सबसे पहले आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। यानी कि कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसे उधार लेते हैं, जब मनी बोरो करते हैं कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिस रेट पे किया जाता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसको कहते हैं रेपो रेट। अब ये जो चीज है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट सेम चीज होती है लेकिन ये होता है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं कमर्शियल बैंक्स के, उनका इंटरेस्ट रेट होता है बैंक रेट। तो रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में सिर्फ ये डिफरेंस है कि रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए और बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये समझते हैं कि यहाँ पे ये क्या प्रोसेस दी हुई है। इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट में इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये देखिए। मान लीजिए कि ये एक कमर्शियल बैंक है, ये उसका कस्टमर है बैंक का, और ये है आपके पास आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इस बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने ना सेंट्रल बैंक से कुछ पैसे लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे लिए हैं उसका इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट, है ना, अभी हमने पढ़ा रेपो रेट। तो अगर मान लो सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, तब क्या होगा, अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया सेंट्रल बैंक ने, तो इसका मतलब है कि ये आईसीआईसीआई बैंक को ना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक को, है ना, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
अब ये कहाँ से लेके आएगा इतने पैसे, ये इतना इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा? ये वो पैसे वसूल करेगा अपने कस्टमर से, अपने कस्टमर से वो पैसे वसूल करेगा। तो क्या होता है, इंक्रीज इन रेपो रेट की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स थी वो इंक्रीज हो गई है अब कमर्शियल बैंक की। तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो भी अपने लेंडिंग रेट्स इंक्रीज कर देगा। लेंडिंग रेट्स इंक्रीज कर देगा यानी कि ये जो इंसान बैंक के पास लोन लेने जाएगा ना, तो ये भी इससे कैसा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये इससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा ताकि फिर इसके पास पैसे आए कमर्शियल बैंक के पास और ये सेंट्रल बैंक को पैसे वापस कर सके। तो जब इस बेचारे आदमी से ज्यादा पैसे लिए जाएंगे लोन के लिए, तो ये क्या होगा, ये डिस्करेज हो जाएगा। ये डिस्करेज हो जाएगा, ये सोचेगा कि अब इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मैं लोन लेता ही नहीं हूँ। तो ये लोन लेने से कतराएगा और उस केस में क्या होगा, वो डिस्करेज हो जाएगा और जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई आप कह सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन फॉल करेगा इस केस में। तो अगर रेपो रेट में इंक्रीज आता है, ये हमने प्रोसेस देख ली पूरी की पूरी। रेपो रेट में इंक्रीज आया, कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ज्यादा पैसे वो कैसे देगा, वो अपने कस्टमर से पैसे लेगा, मतलब कि उसकी जो लोन का इंटरेस्ट था वो इंक्रीज कर देगा और ये बेचारा इंसान ये डिस्करेज हो जाएगा लोन लेने के लिए। तो ये थी आपकी प्रोसेस। सेम चीज होती है बैंक रेट के लिए। बैंक रेट भी इंक्रीज करेंगे तो बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोसेस फॉलो होगी। अब ये जो सारी की सारी आप पीपीटी देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन फाइंड अ लिंक जिस पर क्लिक करके आप ये पूरी की पूरी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्विक रिविजन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये पूरे नोट्स हैं आपके। अब आगे हमारे पास आता है, एक तो हो गया रेपो रेट और एक हो गया बैंक रेट। इन दोनों को यूज करके तो सेंट्रल बैंक कर ही सकता है कंट्रोल। तीसरी चीज आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, देखो गवर्नमेंट की ना सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से पैसा उठाती है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर कर सके। तो वो कैसे पैसा लेती है पब्लिक से, बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल्स के थ्रू। तो उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना बाय सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किसको सेल करती है, या तो पब्लिक को करती है या फिर कमर्शियल बैंक्स को करती है। अभी हम सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का केस देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अगर सेल की जाए सिक्योरिटीज, अगर सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी हैं कमर्शियल बैंक्स को, तभी क्या होगा, अगर उन्होंने सेल करी है ना, तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स अपनी जेब से पैसा निकालेंगे और सेंट्रल बैंक को पैसा देंगे ताकि उन्हें सिक्योरिटीज मिल सके। अब जब कमर्शियल बैंक अपनी जेब से पैसा निकालेंगे तब उनके पास मनी कम हो जाएगा। जब उनके पास मनी कम हो जाएगा तो वो लोन कम दे पाएंगे। लोन कम दे पाएंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सेल की जाती हैं सिक्योरिटीज, कमर्शियल बैंक्स को सेल करी जाती हैं जब सिक्योरिटीज, तो मनी सप्लाई डिक्रीज होती है। इसकी पूरी प्रोसेस है। और सेम प्रोसेस चलती है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को बोले कि मेरे को सिक्योरिटीज परचेज करनी है, लाओ दो, तो इसका मतलब है कि अब सेंट्रल बैंक अपनी जेब से पैसा निकालेगा और कमर्शियल बैंक्स को देगा ताकि वो सिक्योरिटीज परचेज कर सके। और जब वो पैसा अपनी जेब से निकालेगा और कमर्शियल बैंक्स को देगा तो कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा आएगा और कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, उसका लोन दे देंगे। लोन देंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा,
सिक्योरिटीज परचेज करेगा। अगर उन्हें मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो वो सिक्योरिटीज सेल करेगा। ये हो गए आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कमर्शियल बैंक्स की, कि जैसे कमर्शियल बैंक्स को की ऑब्लिगेशन होती है ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। दो चीजें आती हैं यहाँ पे। सबसे पहले होता है कैश रिजर्व रेशियो और सेकंड होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं CRR और SLR। अब ये क्या होते हैं? कैश रिजर्व रेशियो होती है मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। अब विद पे ध्यान दें, यहाँ पे विद द सेंट्रल बैंक क्या मतलब है इसका, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है ना, ये आपको बुक में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट आप ये समझिए कि एक अमाउंट है जिसका मिनिमम परसेंटेज जो भी सेंट्रल बैंक बोलेगा कि 5%, 10%, 15%, जो भी सेंट्रल बैंक बोलेगा वो परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास जमा करनी पड़ेगी, उसके पास रखनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। कैसे? बिल्कुल लॉजिकल आंसर इसका ये है कि जैसे सेंट्रल बैंक बोलेगा कि मेरे पास CRR बढ़ा दो, मतलब कि अब ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करो मेरे पास, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, वो अपनी जेब से पैसा निकाल कर सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे और उनके पास कम पैसा बचेगा, वो कम लोन दे पाएंगे, कम लोन दे पाएंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है देखते हैं। ये होती है मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद द कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे आएगा दैट द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। अब यहाँ पे है मेंटेन विद देमसेल्व्स। इन दोनों के बीच में CRR और SLR के बीच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि CRR जो है इसे रखा जाता है सेंट्रल बैंक के पास, इसको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, बट जो SLR है उसको डिपॉजिट किया जाता है अपने ही पास उसको साइड में रखा जाता है, उससे आप लोन नहीं दे सकते। तो इसका भी सेम इम्पैक्ट होता है मनी सप्लाई पे। अगर SLR इंक्रीज किया जाएगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी। कैसे? सेंट्रल बैंक बोलेगा कि SLR बढ़ा दिए तो अब अपने पास सेट असाइड ज़्यादा पैसा सेट असाइड करना मतलब कि अब आप उस पैसे से लोन नहीं दे सकते, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट चीज आती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? मार्जिन होता है डिफरेंस, मार्जिन का लिटरल मीनिंग होता है डिफरेंस। अब यहाँ पे हम किस मार्जिन की बात कर रहे हैं? बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। देखो, जब कोई भी कमर्शियल बैंक किसी भी इंसान को लोन देता है तो एक सिक्योरिटी रखवाई जाती है अपने पास, कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवाई जाती है कि अगर ये पर्सन हमें लोन वापस नहीं दे पाता तो हम इसकी ये सिक्योरिटी को सेल कर देंगे और हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो मार्जिन क्या होता है? जो सिक्योरिटी है ना, जो सिक्योरिटी है और जो अमाउंट ऑफ लोन है उनके बीच का डिफरेंस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस डिफरेंस की। मान लो एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, इसने 10 लाख का लोन लिया। अब बैंक ने बोला कि हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाओ, तो इसने बोला जी ये मेरा घर है या कोई भी लैंड, कोई भी प्लॉट ऑफ लैंड उसने बोली कि ये है मेरे पास, आप इसको सिक्योरिटी की तरह रख लो। तो मान लो कि इसकी वैल्यू है 15 लाख, इस घर की वैल्यू है 15 लाख।
तो जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, सिक्योरिटी और अमाउंट ऑफ लोन के बीच में जो डिफरेंस है वो होता है मार्जिन। इस केस में वो है 5 लाख। 5 लाख। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। अब अगर अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये सेट करी जाती है बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही सब कुछ सेट करता है। तो अगर सेंट्रल बैंक ने बोला कि मार्जिन को इंक्रीज कर दो, मार्जिन को इंक्रीज कर दो, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि लोगों को डिफिकल्टी होगी लोन लेने में। क्यों? क्योंकि वो जितने का लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ रही है। और अगर ये जो मार्जिन है इन दोनों के बीच में इसको इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा लोग लोन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपकी 5वीं पॉइंट, जिससे कि सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और क्रेडिट को। अब ये लास्ट है हमारा 5th पॉइंट, जो कि फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। ये लास्ट 5th है, मैं यहाँ लिखना भूल गई, जो कि है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे कि 70 US डॉलर्स इज इक्वल्स टू 1 US डॉलर इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। तो ये जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करके रखना, एक्सचेंज रिजर्व्स रखना, ये भी सेंट्रल बैंक का रोल होता है। बट ये वाला फंक्शन बहुत कम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सबसे ज्यादा पूछा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करो, ये CRR SLR इनको भी पूछा जाता है। और ये सारे ही एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के आपने जो भी पढ़ा, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें से पूछने के लिए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू।